हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ फिजिक्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये जो यूके ट्रिपल एस सी द्वारा साइंस की वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठे और मध्यमा अंगुली के बीच में कितना कोण होता है। अंगूठा यानी हमारा अंगूठे को हम बोलते हैं हमारा थंब, और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर। तो थंब और मिडिल फिंगर के बीच में कितना कोण होता है, तो ये होता है 90 डिग्री का कोण। जो तीनों उंगलियां होती हैं वो हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो हम समझते हैं कि ये क्या होता है इसके नियम से। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये समझते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठे और मध्यमा के बीच का कितना कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ अपने बाएं हाथ को देखेंगे और कि तर्जनी, मध्यमा उंगली और अंगूठे को इस तरह फैलाए, तीनों को फैलाना है और तीनों एक दूसरे की लंबवत होनी चाहिए। तीनों एक दूसरे की लंबवत होनी चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए। और यदि तर्जनी जो है यानी जो हमारी पॉइंटर जो फिंगर होती है वो अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, और मध्यमा जो है चालक द्वारा प्रवाहित धारा को दिखाए, दो तो जो अंगूठा होता है हमारे, ये आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे फादर, मदर, चाइल्ड। ये याद रख सकते हैं। फादर से ये हमारा थंब होगा यानी अंगूठा। अंगूठा जो होगा वो फोर्स को फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। और ये जो दिखाएगा मिडिल, फादर मदर, तो ये दिखाएगा जो हमारी तर्जनी अंगुली अंगूठी होती है यानी पॉइंटर जो फिंगर होती है, पॉइंटर फिंगर जैसे बोलते हैं तर्जनी, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी को दिखाएगा। और जो सी यानी करंट, ये हमारी होती है मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर, ये हमारी करंट को दिखाएगी। तो ये हमारा नियम बोलता है। अगर हमें कहीं पे भी निकालना होगा तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। और संकेत करता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम इसी को कहा जाता है। फिर अगला देखेंगे हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है यानी ईएम इंडक्शन, ये किसके कारण होती है पूछा है। तो ये हमारा होता है जो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी चुंबकीय अभिवाह भी बोलते हैं और इसी को फाई भी बोलते हैं। तो डी फाई अपॉन डी टी यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है और जो हमारा जनरेटर होता है, ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो होती है कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह या चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे से में परिवर्तन के कारण होती है। फिर अगला देखेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा, तो ये क्या होती है पूछा है, तो ये होती है जो चुंबक क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये हमारी नॉर्थ से चल के साउथ की ओर चलती हैं, नॉर्थ पोल से इस तरीके से चलते हैं चुंबकीय जो, अगर हमारा कोई मैग्नेट है तो उसके नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर चलती है, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, अगर हम ये एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पे दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो ये ऐसा ही एग्जाम, इस स्केलर के एग्जाम में पूछा गया था ऐसे ही क्वेश्चन, तो इससे समझ सकते हैं हम। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इससे यह तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान, एक यूनिक वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट पर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, और ये रेखाएं जो होती है बंद वक्र बनाती हैं यानी क्लोज्ड लूप बनाती हैं। और ये रेखाएं बंद वक्र, और अगर हम इंटरनली देखेंगे तो ये साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर जाती हैं। फिर हमारा डायनेमो में जो विद्युत धारा, तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। यही क्वेश्चन हमारे फॉरेस्टर एग्जाम में भी पूछा गया था 2023 में। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो डायनेमो में विद्युत धारा जो होती है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णन गति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, हम किसी कुंडली को घुमाते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में, तो एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है यानी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसी को हम प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। इसी के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चालक को हम मोशन कराएंगे या गति कराएंगे तो वो हमारी एक इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है।
तो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल है ये हमारा वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर है ये इस पर आधारित नहीं है, सॉरी विद्युत फ्यूज होगा इसका। इसके हिसाब से देखेंगे ना हम कि कहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर नहीं है। तो हम लाउड स्पीकर में देखेंगे, हम उसमें चुंबक होता है, अभी कभी भी निकाल के देख सकते हैं, जो स्पीकर होता है उसमें हमारा चुंबक होता है, एमीटर में भी हमारा चुंबक होता है। लेकिन जो विद्युत फ्यूज होता है ये हमारा चुंबक पे कार्य नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं करते हैं। जो दिए गए उपरों में जो विद्युत फ्यूज है ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या धारावी चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जो लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर तथा एमीटर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावी चालक बल की अवधारणा पर आधारित है। ये लाउड स्पीकर, एमीटर और हमारा विद्युत एमीटर और वोल्ट मीटर होगा। हाँ वोल्ट मीटर भी होगा, वोल्ट मीटर एमीटर तीनों होंगे। फिर अगला देखेंगे हम, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो यह कैसी होती है, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है, यानी उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पे कैसे हो रही है, निकलनी है तो नॉर्थ से निकलने वाली होगी, और साउथ के आने वाली होगी। इस तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से ही बनता है, चुंबकीय क्षेत्र में जो दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो ये हमारी अंदर आने वाली होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम किसी पर टेंजेंट खींचे इन रेखा पर तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर चुंबक के बाहरी क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, जबकि चुंबक के अंदर जो होती हैं ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी की ओर चलती हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। फिर अगला देखेंगे हम, डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुम्बक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। तो अगर हम जब धारा की दिशा को बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे तो जो चुंबक की डायरेक्शन होगी या ध्रुवता होगी वो चेंज हो जाती है, यानी नॉर्थ से साउथ भी हो सकती है, साउथ से नॉर्थ भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे। फिर अगला हमारा, तो इसका क्वेश्चन थोड़ा ये नहीं छपा है तो इसका समझ लेते हैं ऐसे ही। तो शरीर के अंदर जो होता है उत्पन्न जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को एमआरआई स्कैन बोलते हैं। इसे एमआरआई स्कैन किस लिए होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त होती हैं, जैसे माइंड का एमआरआई हो गया। तो ये एमआरआई इसी से बेस्ड है। फिर हमारा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी उंगलियां क्रमशः, अब यहाँ पूछ दिया मध्यमा और तर्जनी क्या बताती हैं। तो ये क्या बताएंगी हमारी, हमने अभी देखा था मध्यमा जो होती है वो हमारी करंट को बताती है, यानी आई को बताएगा, और जो ये होगा हमारे ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हमने पहले भी देख लिया, ये फादर मदर चाइल्ड, ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा। मध्यमा करंट को बताएगा और ये हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। फिर अगला हमारा, किसी चालक के जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने इसमें उत्पन्न ईएमएफ तो क्या होगा ये बताना है। तो ये शून्य होगा। किसी चालक में अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति कर रहा है कोई, तो उसमें जो उत्पन्न ईएमएफ होगा जीरो होगा। फिर अगला देखेंगे हम, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये तो ये संकेंद्रित वृत्त होते हैं। तो ये संकेंद्रित वृत्त होते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किसी धारावाही चालक पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है ये संकेंद्रीय वृत्त के तरह होता है। धारावाही चालक मतलब कोई ये हमारा इसमें करंट बह रही है, धारावाही चालक है, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इसके ऐसे सर्कल में होगा, एक ही केंद्र का सर्कल होगा। फिर हमारा क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ये हमने पहले भी देखा है, नॉर्थ, तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से, और बाहर जाएंगी तो नॉर्थ से साउथ, अंदर जाएंगी तो साउथ से नॉर्थ। फिर अगला हमारा, एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी। तो ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाएगी अगर हम सिंपल को लेंगे तो। फिर अगला, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि के साथ घटता है। तो दूरी, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये दूरी के साथ घटता है। तो दूरी के साथ क्या होता है, वृद्धि के साथ चुंबकीय क्षेत्र घटता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं,
और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ पर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल होता है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी पास पास होंगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। फिर अगला हमारा चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित स्पर्शज्या, यानी स्पर्शज्या को हम बोलते हैं टेंजेंट, यानी टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताई गई। अगर हम एक टेंजेंट खींचे चुंबकीय बल रेखाओं में, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन होती हैं इनमें अगर हम टेंजेंट खींचे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। फिर हमारा जब एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर में होता है तथा तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है, तो तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? तो यह होगी हमारी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व होगी। इसको समझ सकते हैं क्या कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव जो है ऊपर की दिशा में है, तो वो ऊपर की दिशा में हो जाएगा, और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है नीचे की दिशा में हो जाएगा। और जो तार होता है दक्षिण दिशा में विक्षेपित होता है, तो तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? तो ये उत्तर से दक्षिण की होगी, उल्टा होगी। अगर करंट हमारी दक्षिण को बह रही है, करंट दक्षिण को बह रही है, करंट अगर उत्तर को बह रही है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये उत्तर से दक्षिण को आएंगे, इसका अपोजिट होता है। फिर अगला देखेंगे हम, ए प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो अब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। तो ये 90 डिग्री पर जो होती है अधिकतम होती है। फिर अगला हमारा धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो अभी देखा था हमने संकेंद्रित वृत्त होती हैं, जैसे कोई करंट बह रही है तार में तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सर्कल की तरह होगा। फिर अगला, किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्तरी भाग, यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं। ऐसे पदार्थ जो निकिल तथा कोबाल्ट तथा विशेषकर लोहा को आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? निकिल, कोबाल्ट, लोहा। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती हैं जो चुंबक को सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से जाती हैं, और अंदर जो होती हैं ये हमारे साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। फिर हमारा कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा, अभी देखा था हमने, जो ये होगी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम करंट कब होती है? जब हमारा एंगल 90 डिग्री में हो, चुंबकीय क्षेत्र के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होती है जब। फिर हमारा, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किस विकल्प का प्रयोग से निकाली जाएगी, पूछा है। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से निकाली जाएगी। कब हो गया? एक तार क्या है जब समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जा रहा है उसमें प्रेरित धारा की दिशा तो हम दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। बाएं हाथ हमने पहले देख लिया है, अब हम दाएं हाथ को देखेंगे। तो जब तांबे के तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करके इसमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा अंगुली क्या बताते हैं? चालक की गति, यानी जो अंगूठा होगा हमारा, थंब होगा, ये हमारे चालक की गति को बताएगा, चालक की गति को बताएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र, और तर्जनी जो होगी यानी जो हमारी डायरेक्शन वाली फिंगर होती है, यानी तर्जनी जिसे बोलते हैं, तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जहाँ भी बताएगा तो ये बताता है। और प्रेरित धारा को बताएगा हमारा मध्यमा। फिर अगर हमारा फ्लैश जो बल्बों का तार किससे बना होता है? तो जो फ्लैश बल्बों का तार होता है ये हमारा मैग्नीशियम का बना होता है, इसका तंतु मैग्नीशियम का बना होता है, इसका गलनांक बहुत हाई होता है बहुत। फिर हमारा फैरड किसका मात्रक है? तो फैरड जो होता है धारिता का मात्रक होता है, सी से दिखाते हैं जिसे, तो ये हमारे धारिता का मात्रक होता है। फैरड जो होता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। यह ऐसा ही मात्रक होता है जिस चालक की धारिता एक फैरड तब होती है जब उस चालक में 1 कूलॉम आवेश दिया जाता है तथा इसके विभव को 1 वोल्ट बढ़ाया जाता है। तो ये हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं, सी इक्वल टू होता है Q अपॉन V। जब हमारा Q 1 होगा और V 1 होगा तो उस समय जो हमारा होगा उसे हम धारिता बोलेंगे। 1 वोल्ट की बढ़ोतरी की जाती है। फिर डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? यानी डायनेमो जो हमारा होता है जिसे हम जनरेटर भी बोलते हैं, तो क्या बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हमारा, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए
तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए होता है, और यहाँ से देखेंगे R प्रोपोर्शनल L होता है। यदि हम L को बढ़ाएंगे तो R भी हमारा बढ़ेगा, ये देख सकते हैं, इस पर आधारित होता है। फिर अगला देखेंगे हम, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, यानी जिनमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, विद्युत रोधी, यानी उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकती है। और इन पदार्थों की जो चालकता होती है, कंडक्टेंस, वो जीरो हो जाएगी। जो हमारा कंडक्टेंस होता है ये 1/r होता है, तो 1/ इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाता है। एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो इसमें गलत कथन बताना है तो ये हमारे सभी विकल्प जो हैं सही हैं। एक तार की सामग्री पर निर्भर करता है, जो R होता है सामग्री पर भी निर्भर करता है। तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, R प्रोपोर्शनल L होता है। और जो एरिया होता है उसके विद्युत क्रमानुपाती होता है, 1/a होता है प्रोपोर्शनल। यदि ताप में विभेदित कर दो धातु के तार में भी वृद्धि हो जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। जो R होता है ये हमारे प्रोपोर्शनल T भी होता है। एक फार्मूला होता है हमारा R इक्वल्स टू R0 1 + α/T करके, तो ये टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। फिर हमारा परिणामित यानी ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है, AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने में ले। कोई भी अगर AC हमारी है तो ये केवल AC में ही कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ये साइन के वेव की तरह होता है इसका ग्राफ। तो ये क्या करता है ट्रांसफार्मर, या तो AC की वोल्टेज को बढ़ाएगा या घटाएगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, तो इसका AC को वोल्टता कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। फिर हमारा शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, क्योंकि जो हमारा प्योर वाटर होता है ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्ट नहीं कर सकता है, कुचालक होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें आयनित नहीं होता है, आयनाइज नहीं होता है वाटर, इसलिए ये कुचालक होता है जो प्योर वाटर होता है। वैद्युत चालकता आयन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। कोई भी अगर चालकता होगी तो आयन पर निर्भर करती है, प्लस माइनस आयन होते हैं जो, तो आयन के ना होने के कारण विद्युत प्रवाह संभव नहीं है। शुद्ध जल के आयनों की उपस्थिति ना के बराबर होती है, तो यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। फिर हमारा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। और क्यों बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है ये अधिक होता है, और गलनांक भी उच्च होता है, प्रतिरोध इसका ज़्यादा होता है। फिर अगला देखेंगे हम, बिजली के बल्ब में भरा हुआ क्या होता है, तो इसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है। और जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना था, ऑर्गन जो गैस भरी जाती है इसमें। ऑर्गन ये अक्रिय गैस है, ये नॉन रिएक्टिव गैस है, और जो बल्ब के तंतु को उच्च ताप पर ऑक्सीकृत होने से बचाती है। और ऑर्गन का जो घनत्व होता है हवा में 38% अधिक होता है। फिर हमारा स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित। फिर हमारे यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। तो अगर हम चम्मच को कैथोड बनाएंगे और निकेल को हम एनोड बनाएंगे तभी इसे विद्युत लेपित करना हो, तो इसलिए ऐसा करेंगे कि यदि किसी भी धातु की परत चढ़ानी हो तो उसे कैथोड पर, तथा जिस धातु की परत चढ़ानी हो उसे एनोड में जोड़ा जाता है, जहां चम्मच और कैथोड तथा निकेल को एनोड बनाया जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, तो जो लवण जल होता है हमारा विद्युत का चालक होता है। बाकी ये सब हमारे विद्युत के कुचालक हैं। तो शुद्ध जल जो होता है लवण विहीन होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। शुद्ध जल में लवण मिलाने पर इसके आयन उत्पन्न होते हैं जो वैद्युत के सुचालक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो ऑप्शन नंबर डी चांदी। जो चांदी होता है हमारा ये सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक होता है, परंतु इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसके कारण जो तारों का प्रयोग किया जाता है वो कॉपर का किया जाता है। और चांदी का प्रतिरोधक क्षमता 1.6 × 10⁻⁻8 होती है, जो कि बहुत ही न्यूनतम है। तो सबसे ज़्यादा कम प्रतिरोधक क्षमता इसकी है, चांदी की। हमारा घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त जो सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जो गलनांक को कम हो। अगर जिसका गलनांक कम होता है उसका फ्यूज तार बनाया जाता है, और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। विद्युत परिपथ की आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाह होने पर यह गल जाता है। फिर ट्रांसफार्मर के क्रोट के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन है, तो नर्म लोहा जो होता है ये इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है।
जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है ये पूछा भी जाता है। तो ये नरम लोहे से बनी होती है। नरम लोहे की क्रोड द्वारा चुंबकीय क्षेत्रों को केंद्रित करके ऊर्जा श्रेय को कम किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो एनर्जी लॉस को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक किलोवाट आवर एक यूनिट है, तो ये हमारी ऊर्जा की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। तो ये एक किलोवाट आवर जो होता है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। किलोवाट आवर जो होता है ये हमारा ऊर्जा का मात्रक है। फिर हमारा वैद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है, तो हमने ऐसा ही मात्रक देखा है, इसका कूलॉम होता है। फिर अगला हमारा गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, तो ये हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। यदि कोई हमारा चार्ज जो हो रहा है मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। फिर हमारा ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है हमारा थर्मोकपल। ये हमारा टेम्परेचर यानी ये टेम्परेचर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। फिर एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं, तो ये जो एसी मीटर नापते हैं क्या नापते हैं? या आरएमएस वैल्यू को नापते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मानते हैं, ये नापते हैं। तो आरएमएस जो होता है ये रूट टू टाइम होता है हमारा जो हमारी वीओ यानी मीन वैल्यू के। फिर हमारा ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अन्योन्य प्रेरणा पर कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य संचालित किया। इसके अनुसार जब दो कुंडलियों में प्रेरणा निर्मित किया जाता है तो उनमें से एक में धारा या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तथा दूसरे में अपने आप हो जाता है। जैसे एक कुंडली यह है, अगर हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो दूसरे में भी करंट इंड्यूस हो जाएगी। फिर हमारे यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 किलो वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Q इंटू वी या E इंटू वी होता है एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये हम इससे गुणा कर देंगे तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल लगभग आएगा। फिर हमें एक सर्किट दिया गया है, इस पर विचार करना है और इसका तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? पहले ये दो हम पैरेलल में जोड़ देंगे, यानी R1 इंटू R2 कर देंगे, तो ये R²/2R हो जाएगा, यानी R/2 ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम सीरीज़ में जोड़ देंगे, R/2 प्लस R, इसको हम सीरीज़ में जोड़ देंगे जो कुछ आएगा। फिर जो यहाँ आएगा ये ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे ऐसे, और ये दो पैरेलल में आएंगे R और ये, तो इन दोनों का हम जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा लगभग निकल के आएगा 3/5R। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।